तो स्वागत है आपका। अपन शेखावाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। मरुस्थल का जो भौगोलिक संरचना पे आधार पे हमने विभाजन किया था, उसमें दूसरा प्रकार था शेखावाटी क्षेत्र। तो आइए देखते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो शेखावाटी क्षेत्र है वो चूरू, सीकर, झुंझुनू में फैला हुआ है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि शेखा सामंतों का अधिकार होने के कारण इसे शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा जोहड़ वाले बाबा के बारे में हमने बात की। जो छोटे तालाब होते हैं उन्हें शेखावाटी क्षेत्र में सर कहा जाता है। इसके अलावा जो कच्चे कुएं हैं उन्हें जोहड़ तथा पक्के कुओं को नाडा कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं जो शेखावाटी क्षेत्र जो है उसके बारे में कि ये क्षेत्र आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र जो है वो कैसा क्षेत्र है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, क्योंकि इसमें बहने वाली जो नदी है कांतली नदी, मुख्य नदी, वो इसका बहाव इन्हीं जिलों में खत्म हो जाता है। क्योंकि आंतरिक प्रवाह का मतलब यही होता है कि जो नदी न तो अरब सागर में गिरती है न बंगाल के खाड़ी में गिरती है, वो इसी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। उसे आंतरिक प्रवाह वाली नदी कहते हैं। उसमें किसका नाम आता है? कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है और सीकर झुंझुनू में बहती है और यह शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कांतली नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है, कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र में तंवर राजपूतों का शासन रहा है, इसीलिए इसे तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो कांतली के नदी के आसपास, कांतली नदी के आसपास वाले क्षेत्र में, आसपास वाले क्षेत्र में तंवर राजपूतों का शासन रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र क्या कहा जाता है? तोरावाटी क्षेत्र। वापस देखते हैं, शेखावाटी क्षेत्र जो है वो आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है। आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में बहने वाली नदी वहीं विलुप्त हो जाती है, उसी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, उसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। वो कौन सी नदी है? कांतली नदी। ये जो नदी है इसकी एक बात और है कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, इसको आप याद रखें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। कांतली नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। क्वेश्चन में हमेशा याद रखें, यदि पूर्णतः शब्द आता है तो कांतली नदी आएगा। यदि केवल ये आता है कि राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो वो घग्गर नदी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यदि पूर्णतः शब्द आ रहा है केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है, वो है कांतली नदी। उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र। क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पर तंवर राजपूतों का शासन रहा है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में एक पॉइंट ये भी बनता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी बनता है कि यहाँ पर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है फेरी क्वीन। और ये ट्रेन जो है इसीलिए चलाई जा रही है ताकि शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ये ट्रेन 2003 से चलाई जा रही है। तो 2003 से शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेरी क्वीन ट्रेन चलाई जा रही है। इसको भी आप याद रखें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, शेखावाटी क्षेत्र में
चलाई जाने वाली ट्रेन कौन सी है? फेरी क्वीन। तो इसको भी आप याद रखें, फेरी क्वीन 2003 से चल रही है और ये शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देती है और वहां के पर्यटक स्थलों में घूमती है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं नागौरी उच्च भूमि की। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, नागौर के आसपास का उठा हुआ जो भाग है वो नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। अरावली तथा नागौर के मध्य जो है, ये अरावली के बाद नागौर और अरावली के मध्य कुछ भाग निचले स्तर का है। उसके बाद वापस नागौर जिले में कुछ उठा हुआ भाग है जो कि 300 से 400 मीटर समुद्र तल से उठा हुआ है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नागौरी उच्च भूमि। और इस क्षेत्र में सोडियम लवणों की अधिकता है। नागौरी उच्च भूमि में सोडियम लवणों की अधिकता है। सोडियम लवणों की क्या है? अधिकता। इसको आप याद रखें, नागौरी उच्च भूमि में सोडियम लवणों की अधिकता है, इसीलिए इस क्षेत्र में खारा पानी निकलता है और अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं। दूसरा पॉइंट ये है, जो नागौरी उच्च भूमि है उसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ये श्रेणियों में बटा हुआ है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली जो है वो है मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी। दूसरी जो है वो है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद श्रेणी। और तीसरी जो है वो है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी। तो ये नागौरी उच्च भूमि की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। सबसे पहले अपन बात करते हैं मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी जो है ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर वाला क्षेत्र है। सफेद संगमरमर वाला क्षेत्र। मकराना श्रेणी वो है कि कौन सा क्षेत्र है? सफेद संगमरमर वाला क्षेत्र जो है वो किस में आता है? मकराना श्रेणी में। दूसरा जो है वो है मांगलोद श्रेणी। कौन सी श्रेणी है दूसरी? मांगलोद श्रेणी। ये श्रेणी जिप्सम के लिए, जिप्सम उत्पादन वाला क्षेत्र जो है, नागौर उच्च भूमि में जिप्सम उत्पादन वाला क्षेत्र किसमें आता है? मांगलोद श्रेणी में। तो जिप्सम के उत्पादन में, जिप्सम के उत्पादन में मांगलोद श्रेणी में किसका उत्पादन होता है? जिप्सम का उत्पादन होता है। तीसरा जो है वो है जायल श्रेणी। जायल श्रेणी। जायल श्रेणी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जायल श्रेणी में जो फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। जायल श्रेणी में कौन सा जल पाया जाता है? जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। फ्लोराइड युक्त जल। और इस जल को पीने से शरीर में विकृति हो जाती है। तो कौन सा जल है? फ्लोराइड युक्त जल। वो किस श्रेणी में मिलता है? जायल श्रेणी में। और इसमें ये बात आप ध्यान रखें, जायल जो क्षेत्र है वो कहाँ है? नागौर में। जायल नागौर से अजमेर तक एक पट्टी है, फ्लोराइड युक्त पट्टी, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड युक्त जल निकलता है। तो जायल नागौर से अजमेर तक फ्लोराइड युक्त पट्टी है, जिसे क्या बोला जाता है? कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी या हॉच बेल्ट। हॉच बेल्ट, इसका नाम याद रखें आप। जायल नागौर से अजमेर के मध्य में एक फ्लोराइड युक्त पट्टी है। कौन सी पट्टी है? फ्लोराइड युक्त पट्टी, जिसे बोला जाता है कुबड़ पट्टी या हॉच बेल्ट। तो इसमें वापस देख लेते हैं, मकराना श्रेणी में सफेद संगमरमर निकलेगा, मांगलोद श्रेणी में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है
और जो तीसरी श्रेणी जायज श्रेणी है वहाँ फ्लोराइड युक्त जल निकलता है। वो जल हड्डियों के लिए नुकसान, हड्डियाँ विकृत हो जाती है उससे। और ये जायल नागौर से अजमेर के मध्य है एक पट्टी है फ्लोराइड युक्त, इसीलिए उसे कुबड़ पट्टी या हॉच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो देखते हैं नंबर 4, वो है गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है ये बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी पाली और दक्षिणी जोधपुर वाला क्षेत्र है। दक्षिणी जोधपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ क्षेत्र। इसमें बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर का कुछ भाग आता है। उस क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। नाम से पता चल रहा है गोडवाड़ गोड शासकों का अधिकार होने के कारण, यहां पर गोड शासकों का अधिकार था, इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। गोडवाड़ क्षेत्र जो किन जिलों में? बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर। और इस क्षेत्र में गोड शासकों का, किनका? गोड शासकों का अधिकार रहा है, गोड शासकों का शासन रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा पॉइंट जो है, गोडवाड़ क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे 56 की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां। और ये 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। बाड़मेर में भी बालोतरा बाड़मेर में है। वहाँ से बालोतरा बाड़मेर से सिवाना बाड़मेर तक, सिवाना बाड़मेर तक 56 की पहाड़ियां हैं। बालोतरा बाड़मेर से कहाँ तक है? सिवाना बाड़मेर में। मतलब 56 की पहाड़ियाँ पूर्णतः किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। अब जो बालोतरा बाड़मेर में जो पहाड़ियाँ स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे है एक नाकोड़ा पर्वत। कौन सा है? नाकोड़ा पर्वत। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो नाकोड़ा पर्वत है वो किस जिले में है? बाड़मेर में है। किन पहाड़ियों का भाग है? तो 56 की पहाड़ियों का। या फिर पूछा जा सकता है कि 56 की पहाड़ियों का भाग है पर नाकोड़ा पर्वत। इसके अलावा सिवाना बाड़मेर के पास में एक गांव है, उसका नाम है पीपलूद गांव। पीपलूद गांव। और इस गांव में पश्चिमी राजस्थान में होने वाली बारिश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पीपलूद गांव में। पीपलूद गांव में पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। पीपलूद को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू कहते हैं, तो इसको आप याद रखें। पीपलूद को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। इसके बाद है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। और यह है जालोर में।
याद रखें, 56 की पहाड़ियाँ पूछा जाए तो बाड़मेर में, और उसके नीचे जालोर है, वहाँ पर है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सबसे पहले है डोरा पर्वत। यह डोरा पर्वत पश्चिमी राजस्थान के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो इसको याद रखें। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत। कौन सी? डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 मीटर। इसको आप याद रखें। जैसे हमने पढ़ा था कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ा था, उसमें सबसे ऊंची पड़ी थी चांदबाड़ी। जैसे हमने पढ़ा था दक्षिण में सबसे ऊंची, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, मध्य अरावली की है गोरमजी, उत्तरी अरावली की है रघुनाथगढ़। उसी तरह पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसराना झाकर, इसराना झाकर, रोजा भाकर, भाकर है, रोजा भाकर। उसके बाद झारोल, और अंत में है सूंडा पर्वत। इनको आप याद रखें। डोरा पर्वत है 869, इसराना घराना है, इसराना भाकर है 839 मीटर। उसके बाद रोजा भाकर है 730 मीटर, झारोल है 588 मीटर, और सूंडा पर्वत है 450 मीटर। इसको आप याद रखें। डोरा पर्वत जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, वो है 869 मीटर। इसके बाद है इसराना भाकर 839 मीटर, उसके बाद रोजा भाकर 730 मीटर, उसके बाद झारोल पहाड़ 588 मीटर, और उसके बाद है सूंडा पर्वत 450 मीटर। वापस देखते हैं गोड़वाड़ क्षेत्र में बालोतरा बाड़मेर से सिवाना बाड़मेर वाला क्षेत्र है, उसमें नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। पीपलूद गांव जो है वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए उसे पश्चिमी राजस्थान का क्या कहते हैं? माउंट आबू। उसके बाद हमने पढ़ा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालोर में। उन पहाड़ियों में सबसे ऊपर है डोरा पर्वत, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल और सूंडा पर्वत। तो एग्जाम में इन पर्वतों का नाम पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि क्या ये अरावली से संबंधित है? तो नहीं, ये अलग पहाड़ियाँ हैं, अरावली के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखें आप, ग्रेनाइट पर्वत। ग्रेनाइट पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत जो है जालोर में है, इसीलिए जालोर को किस नाम से जाना जाता है? जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी। याद रखें जालोर में क्या है? ग्रेनाइट पर्वत, और इसीलिए जालोर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी। ये हो गया हमारा भौगोलिक संरचना के आधार पर मरुस्थल का जो वर्गीकरण है वो हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चावच के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर मैंने पहले भी बताया था, एक बार आपको वापस बता देता हूं मैं। उच्चावच के आधार पर दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ये है 58.50%। दूसरा जो है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, वो है 41.50%। हम सबसे पहले बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र हममादा कहलाता है। हमने हममादा के बारे में पढ़ा है कि मरुस्थल का वो भाग जो चट्टानी भाग है वो हममादा कहलाता है। तो इन तीनों के बीच हममादा क्षेत्र है और इनमें पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर तक कुछ कटी फटी छोटी मोटी चट्टानें हैं। इन चट्टानों को मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे मगरा। मगरा क्या है? पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर तक जो कटी फटी छोटी मोटी पहाड़ियाँ चट्टानें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर, जो हम दक्षिणी अरावली पढ़ते हैं, उसमें उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है? मगरा। तो आप दोनों को याद रखें, उन्हें एक ही नाम से जाना जाता है। एग्जाम में एक ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इस भाग से या उस भाग से। तो पहला जो है मगरा जो है कौन सी है? पोखरण जैसलमेर से, पोखरण जैसलमेर से बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर तक अवशिष्ट पहाड़ियां, क्या नाम यूज करेंगे अपन? अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है। मगरा कहलाती है। इसको आप याद रखें। मगरा किसे कहते हैं? पोखरण जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर के मध्य जो चट्टानी भाग है उसे हममादा कहते हैं। उसी भाग में पोखरण जैसलमेर से बालोतरा के बीच अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट चट्टानें हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मगरा। इसके अलावा और किसे मगरा बोला जाता है? दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में उदयपुर के, किसके? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां, उन्हें भी किस नाम से जाना जाता है? मगरा। मगरा कहलाती हैं। तो ये दोनों को आप याद रखें। एक मगरा उदयपुर में है और एक पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर तक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज, ये लाठी सीरीज क्या है इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसलमेर में, जैसलमेर में मोहनगढ़ और पोखरण के बीच, मोहनगढ़ और पोखरण के मध्य दोनों ही जैसलमेर में है, उनके मध्य 64 किलोमीटर लंबी एक सेवण घास की पट्टी है। उसे किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज। जैसलमेर के पोखरण जैसलमेर से, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर, जो कितना किलोमीटर है? 64 किलोमीटर। पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य 64 किलोमीटर लंबी सेवण घास की, सेवण घास की पट्टी है, भूगर्भीय पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय
जल पट्टी है उसे लाठी सीरीज कहा जाता है, लाठी सीरीज कहते हैं। पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर, ये एक घास की 64 किलोमीटर लंबी पट्टी है जिसके नीचे क्या है, जल है। इसे किस नाम से जाना जाता है, लाठी सीरीज। और इसी लाठी सीरीज में एक नलकूप है, क्या है, नलकूप है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसे चांदन नलकूप कहा जाता है। क्या है उसका नाम, क्या है, चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा बोला जाता है। चांदन नलकूप लाठी सीरीज, लाठी सीरीज में स्थित नलकूप, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है, पेयजल आपूर्ति की जाती है। कौन से नलकूप से, चांदन नलकूप से, क्योंकि वो जो गांव है वो कौन सा है, चांदन गांव, इसीलिए इसका नाम है चांदन नलकूप। और इसे किस नाम से जाना जाता है, थार का घड़ा। इसको आप याद रखें, थार का घड़ा किसे बोला जाता है, चांदन नलकूप को। और वो कहाँ पे है, लाठी सीरीज में। और लाठी सीरीज का है, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य 64 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जलपट्टी, उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। तो ये था हमारा पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का ये पॉइंट। इसके बाद लाठी सीरीज के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।